यहाँ सीधे तौर पर जमात ने यूनुस को आउट करने का प्लान बना लिया। हमने इससे पहले बताया था कि कैसे महंगाई और टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। बीच बीच में जो महंगाई के ग्राफिक्स हैं वो भी आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे बहुत बेसिक सी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कई गुना बढ़ गए हैं। साथ ही टैक्स का बोझ लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच ही बीएनपी और जमात में दरार की भी खबरें हैं और ये दरार कैसे बढ़ गई है, क्या रीजन है, ये आप जानेंगे। अब आपको कुछ खास जानकारी दे दें। 33 साल पुराने संबंधों में कैसे खटास बढ़ गई है और कैसे चुनाव प्रक्रिया में सुधार और समय सीमा पर मतभेद यहां पर नजर आ रहा है। जरूरी सुधारों के साथ में बीएनपी जल्द ही इन चुनाव की पक्षधर है और कह रही है कि जल्दी चुनाव होने चाहिए। जमात यूनुस सरकार को समय और ज्यादा देना चाहती है। जिस तरीके से अभी बीएनपी और जमात में दरार है ये बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं। अवामी लीग के कमजोर पड़ने के बाद ये दूरियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बदली परिस्थिति में एक दूसरे की जरूरत अब रह नहीं गई है और इसलिए भी ये दरार ज्यादा हुई। हसीना के खिलाफ दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ चुकी हैं, ये भी एक रीजन है और साथ ही साथ दोनों पार्टियां अब एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी बन गई हैं। बीएनपी और जमात में दरार के ये तमाम ऐसे रीजन है। 2018 में चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण भी रद्द कर दिया था। अब उसके बाद में आगे फिर से कदम बढ़ाते हुए जमात के उम्मीदवारों ने बीएनपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और इसके बाद में 2022 में दोनों दलों ने अपना गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन ये दरार अब एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। जुलाई के विरोध प्रदर्शनों में फिर से साथ आते हुए नजर आए थे। लेकिन 33 साल पुराने संबंधों में ये खटास अलग अलग रीजन की वजह से है। लेकिन इन सभी सिनेरियो में एक और खबर है जो बहुत तेजी से बांग्लादेश में बढ़ रही है और लोगों की जुबान पर आ रही है। वो खबर है खालिदा जिया और शेख हसीना के साथ साथ आने की। ये खबरें क्यों बढ़ रही हैं आप ये भी जानिए। यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं ये दोनों बेगम, एक मंच पर आ सकती हैं खालिदा जिया और शेख हसीना। क्या ये वाकई संभव हो सकता है? ऐसा पहले भी हुआ है क्योंकि एक मंच पर आएंगी तो साथ में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बिगुल फूंक सकती हैं। खालिदा जिया जो कि इलाज के लिए अभी ब्रिटेन में मौजूद हैं, उधर शेख हसीना जो कि भारत में अभी मौजूद हैं। सक्रिय भूमिका निभाने के लिए खालिदा जिया कह रहे हैं कि बैकडोर से तैयारी कर रही है ब्रिटेन में रहकर। लंदन से आंदोलन को रणनीतिक बढ़त दिलाने की उम्मीद भी यहां पर नजर आ रही है, जिसके चलते ये घटनाक्रम बढ़ सकता है और बांग्लादेश में हालात बदल सकते हैं। लोकतंत्र की बहाली के लिए दोनों एक साथ आंदोलन कर चुकी हैं, एक साथ आ चुकी हैं। 1990 में तानाशाह इरशाद के खिलाफ दोनों ने मोर्चा खोला था और लग रहा है कि आज के हालात में एक बार फिर से दोनों के साथ आने की खबरें। 1982 में इरशाद ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद में 1990 में दोनों खालिदा जिया और शेख हसीना साथ में आई। संयुक्त विरोध प्रदर्शनों की वजह से इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा था, यानी कि ये चौतरफा दबाव था और दबाव अलग अलग तरीके से जब बढ़ा तो इरशाद ने इस्तीफा दिया और अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं ये दोनों बेगम। अब जिस तरीके की अभी तक की जानकारी है संजीव श्रीवास्तव जी, अगर वाकई ऐसा होता है खालिदा जिया और शेख हसीना के साथ आने की जो खबरें मिल रही हैं, क्या बांग्लादेश के लिहाज से ठीक होगा और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अभी की सिचुएशन में? देखिए, बांग्लादेश में सब कुछ बहुत एनार्किक है, बहुत ही क्योटिक है, अराजक स्थितियां हैं और कानून का जो शासन है काफी कमजोर पड़ चुका है और जो वहां पर राजनीतिक दल हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस तरीके की जो भी उपद्रव और हिंसा और तमाम तरीके की अराजक स्थितियां हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश के बारे में वहां पर कौन सी राजनीतिक पार्टी कौन सा करवट लेगी, इसके बारे में अभी काफी अनिश्चितता दिखाई देती है। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये जो बांग्लादेश की पूरी स्थिति है, उन समस्याओं का जो मूल जड़ है वो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है। बांग्लादेश में जो जमात है वो उसकी सबसे बड़ी समस्या की जड़ है और ये जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश या उससे जुड़ा हुआ जो छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर या अन्य जो आतंकी अतिवादी संगठन है, ये ही सारी समस्याओं की जड़ है और इन्होंने ही छात्र आंदोलन की आड़ में इतनी बड़ी साजिश रच डाली और बांग्लादेश की स्थितियों को कमजोर कर दिया। एक अंतरिम सरकार के आधार पर ये देश चल रहा है जो कभी एक काफी तेज प्रगति और विकास की राह पर अग्रसर था शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान। तो बांग्लादेश की जो समस्याओं का जो मूल जड़ है वो वहाँ के अंदर जो एक अतिवादिता, एक आतंक परस्त जो ताकतें हैं वो अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। विदेशी शक्तियों ने भी, पाकिस्तान की आईएसआई हो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, अमेरिका का डीप स्टेट हो, सभी ने उसमें अपनी भूमिका निभाई है और बांग्लादेश की स्थितियां अभी काफी अनिश्चित हैं। जाहिर है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो सत्ता में आना चाहती है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि उनको सत्ता में वापसी का मौका मिले और ऐसे में और जमात अपना प्रभाव और अधिक बड़ा करना चाहता है और वो और थोड़ा समय लेना चाहता है। लेकिन जमात भी अब
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो मोहम्मद यूनुस की सरकार का आलोचक बन रहा है, तो ऐसे में जो बांग्लादेश के जो लोकतंत्र का जो भविष्य है वो काफी अनिश्चित दिखाई देता है, काफी अंधकारमय दिखाई देता है। और इसके पीछे मैं फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण ये है कि बांग्लादेश में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो अनेक तरीके के आतंक परस्त अतिवादी जो ताकतें हैं, कट्टरपंथी हैं, वो अपना प्रभाव, अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें विदेशी ताकतें भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बांग्लादेश की जो वर्तमान की स्थितियां हैं और उनका जो भविष्य है वो काफी चुनौतीपूर्ण और अंधकार में दिखाई देता है। यदि बांग्लादेश इसी तरीके से अनिश्चितता की राह पर, अंधकार की राह पर आगे बढ़ता गया, तो उसका भी हश्र आने वाले समय में उसी तरीके का होगा, उसका भी स्वरूप उसी तरीके का होगा जैसा कि आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या वहां पे हो जाए। और वहां का जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो अभी जेल में बंद है, इमरान खान। उसी तरीके से बांग्लादेश में जो वहां की प्रधानमंत्री थी, आज वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान की तरफ बनने की तरफ बढ़ रही हैं। और ये जाहिर है कि बांग्लादेश की आवाम इससे सबसे ज्यादा जो उसकी क्षति, उसकी हानि उसे उठानी पड़ रही है। भारत भी इन सारी स्थितियों को लेकर के काफी चिंतित है और हमने भी लगातार बांग्लादेश को और वहाँ की स्टेब्लिशमेंट को सलाहें देने का कार्य किया है। हमारे विदेश सचिव भी वहाँ गए और हर तरीके का हम अपना एंगेजमेंट बनाए हुए हैं। हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर भी जो बड़े हमले हुए हैं उसके प्रति भी भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। तो ये जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं वो काफी अनिश्चित वर्तमान समय में है और आगे अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके के पॉलिटिकल डायनेमिक्स शेप लेते हैं। आपने बताया कि किस तरीके से अलग अलग परेशानी बनी हुई है बांग्लादेश में लोगों के सामने और बड़ी अनिश्चितता है। पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल आपने दिया। इन सबके बीच ही यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी भारी देखने को मिल रहा है। यूनुस ने कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें दवाएं हैं, बिस्किट है, फल है, जिन पर 15% तक वैट बढ़ा दिया है। 100 जरूरी वस्तुएं जिन पर सीधे तौर पर 15% वैट है। अब ये बेसिक चीजें अगर 15% टैक्स के साथ में लोगों तक पहुंच रही हैं तो जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ रहे हैं और इन बढ़े हुए दामों के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। लोगों में नाराजगी अब मोहम्मद यूनुस को लेकर है। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे जमात और यूनुस में खटास बढ़ गई है, फूट पड़ गई है और यहाँ आम लोग भी हैं जो कि विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। और उसका सीधा सीधा रीजन ये है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ आम लोगों पर डाल दिया गया है। 100 ऐसी जरूरी चीजें जिनके दाम बढ़ गए हैं वो भी 15% वैट के साथ, यानी कि 15% वैट उस पर लगा दिया गया, जिससे पैसा जा रहा है सरकार की जेब में और सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है आम लोगों का। बांग्लादेश का भविष्य गर्त में नजर आता है। बांग्लादेश में अनिश्चितताओं का दौर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राजनीतिक हालात वहां पर लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दवाएं, बिस्किट और जो बाकी जरूरी सामान है उसके दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बांग्लादेश में महंगाई से त्राही त्राही हो रही है, यानी कि लोग बड़े परेशान हैं और इस परेशानी के साथ त्राही त्राही बांग्लादेश में की जा रही है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ये टैक्स बढ़ गया है, यानी कि ये दाम बढ़ गए हैं, अब एक एक करके वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे बांग्लादेश में आम लोगों का गुस्सा फूटा है और कौन कौन सी वो चीजें जिनके दाम एकदम से बढ़ा दिए गए। और इन दामों के बढ़ाने के बाद लोगों का विरोध बहुत तेजी से सामने आ रहा है। इसमें जो बेसिक चीजें हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इंटरनेट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। 100 ऐसी चीजें हैं जिन पर तेजी से दाम बढ़ गए हैं। रेडीमेड कपड़े, रेस्टोरेंट, मिठाई, एलपीजी गैस, इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। साथ ही साथ बिस्किट हुआ, साथ ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें, यहाँ आप कुछ लिस्ट देख भी रहे हैं। इसमें फलों के आसमान छूते दाम है, जिसमें आप देखिए कि कैसे सेब, अमरूद, संतरा, पपीता, यहाँ पर चूंकि हमारे यहाँ रुपए कहा जाता है, वहाँ टका कहा जाता है। आप देखिए प्याज 100 टका किलो है, आलू की कीमत आसमान छू रही है, अमरूद 120, सेब तो 349 टका किलो है, संतरा 259 टका किलो है, पपीता 130 टका किलो है। ये देखिए आसमान छूते हुए फलों के दाम। आम लोग करें तो करें क्या, खरीदे कैसे ये सब कुछ। फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, बाकी जरूरी सामान के दाम भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और सब्जियों के दाम में भी मानो आग लग गई है।